to today's video. This is अनुपमा. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का वन शॉट वीडियो लेके आई हूँ ऑफ चैप्टर 5 दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. आई नो बहुत जल्दी आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और साइंस का पेपर आने ही वाला है 7 तारीख को. तो फटाफट एक क्विक रिविजन हो जाएगा हमारा इस चैप्टर का. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों को पढ़ना है. अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, अभी पीरियोडिक काफ़ी टाइम बाद आया था. स्टार्टिंग में लोगों ने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया था एलिमेंट्स को ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए. तो इस क्लासिफिकेशन के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था डॉबरीनर ने, जिनके क्लासिफिकेशन को हम डॉबरीनर्स ट्रायड्स बोलते हैं. फटाफट मैं आपको ये रिवर्स करा दूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है. तो डॉबरीनर्स ट्रायड्स वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं बोलेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं था ये. डॉबरीनर्स ट्रायड्स में डॉबरीनर वॉल्फ गैंग डॉबरीनर इनका नाम था. तो डॉबरीनर ने क्या किया था, कुछ 9 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया था. उन्होंने ये कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करें, किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अगर हम उनको अरेंज करें तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करेंगे कि पहला और तीसरे एलिमेंट के मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट के मास के लगभग बराबर आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक ग्रुप था उनका. उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये दूसरा ग्रुप था. उसके बाद फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ये तीन के ग्रुप में 3 एलिमेंट्स लिए थे क्योंकि हर तरफ से ये एलिमेंट देखने में 3 है, इसीलिए इसका नाम ट्राइड्स रखा गया. ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3. उन्होंने ये बोला था कि पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का एवरेज अगर हम निकालें तो वो बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर होगा. ज़रा देख लेते हैं. लिथियम का मास होता है अप्रॉक्सीमेटली 7 और पोटेशियम का मास होता है 39. तो 7 + 39 अगर मैं करूं और डिवाइड कर दूं 2 बाई एवरेज ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 23. यहाँ पे ये एग्जैक्ट आ गया इसलिए क्योंकि मैंने लिथियम का मास 7 लिया है. एक्चुअल में लिथियम का मास 6.9 होता है, हमने ऑन एन एवरेज 7 ले लिया है. तो 23 आ गया विच इज़ इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम. बस यही चीज़ उन्होंने ये बताई थी कि अगर हम पहले एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बताना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करेंगे तो आपका लिथियम और पोटेशियम का अगर आप एवरेज मास निकालेंगे तो वो सोडियम के बराबर होगा. ठीक है. ठीक इसी तरीके से इन्होंने बाकी एलिमेंट्स के लिए भी निकाला था. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का मास होता है 40, इसका होता है 87 और इसका होता है 137. ठीक है. तो अगर आप इन तीनों का भी अगर एवरेज निकालें तो आपको यही सेम चीज़ मिल जाएगी. ठीक है. ठीक इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम देखो क्लोरीन का मास होता है 35.5, इसका मास होता है 80 और इसका मास होता है 127 मान लेते हैं, पॉइंट समथिंग होता है. अगर इसका भी अगर आप एवरेज निकालोगे तो आपको बेरियम, ये आप अपने आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो ये था डॉबरीनर्स ट्रायड्स. फेल हो गया ये ऑब्वियसली क्योंकि इनका टेबल बहुत ही छोटा था, क्लासिफिकेशन वॉज वेरी लिमिटेड. बाकी जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उसमें ये लॉ ही नहीं फॉलो हो पा रहा था ट्रायड्स वाला कि पहला और तीसरा एवरेज निकालो और बीच वाले के बराबर हो. ये लॉ फॉलो नहीं हो पाया. तो इसके बाद जो है अगला क्लासिफिकेशन दिया था न्यूलैंड ने. ठीक है. न्यूलैंड ने दिया था. उनके क्लासिफिकेशन को सेकेंड क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय न्यूलैंड और उनके क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इसमें उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को म्यूज़िकल नोट्स से कंपेयर किया था। जैसे एक म्यूज़िकल नोट्स में तो जो हमारे पास 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखो ज़रा ध्यान दो, सा रे गा मा पा धा नी, 7वें स्वर के बाद जो 8वां स्वर है सा, वो दोबारा पहले जैसा ही है, सा रे गा मा पा धा नी के बाद आता है स, और ये सा वही पहला वाला एलिमेंट, वहीं से शुरुआत होता है, फिर सा नी ध प। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूलैंड्स ने ये कहा था कि जिस तरीके से म्यूज़िकल नोट्स में हर 8वां सुर पहले वाले सुर के जैसा ही होता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, ये वर्ड आपको लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करेंगे तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के जैसी ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, हाइड्रोजन वॉज नॉट काउंटेड क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं थी इन केस ऑफ न्यूलैंड। उसके बाद हीलियम आता है। अगर हम जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अगर उनको हम इनके अकॉर्डिंग अरेंज करें तो हाइड्रोजन वॉज नॉट काउंटेड इन दिस बिकॉज हाइड्रोजन की पोजीशन वॉज नॉट गिवन बाय हिम। और हीलियम जो है वो हमारा नोबल गैस है। ठीक है, तो नोबल गैस इनके टाइम पर डिस्कवर नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो हम बात शुरू करेंगे अपनी लिथियम से। ठीक है, तो लिथियम के बाद क्या आता है? लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। नियॉन एक नोबल गैस है, अभी तक उसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। उसके बाद फ्लोरीन के बाद आ जाएगा हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद आता है आर्गन जो कि एक नोबल गैस है जिसकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई है। उसके बाद अच्छा चलिए इतने में ही करते हैं, है ना। अब देखो ये है हमारा मान लो पहला एलिमेंट, और हमें पता है कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है। अगर ये पहला एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8वां एलिमेंट कौन हो गया? सोडियम। और उसको हमने लिथियम के नीचे ही लगाया है क्योंकि सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है। जैसा कि न्यूलैंड ने कहा था कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के जैसा होगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में भी देख लीजिए, बोरॉन और एल्यूमिनियम के केस में भी देख लीजिए, सारे। अगर हम कार्बन को पहला एलिमेंट लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो आ गया, हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के जैसा होगा। ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फेल हो गया इसलिए क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। और वो कमियां क्या थी? वो कमियां ये थी कि भाई पहला ड्रॉबैक इसमें क्या था? पहला ड्रॉबैक ये था कि ये जो इनका लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही सही फॉलो हो पा रहा था। उसके बाद जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वहाँ पे ये लॉ फॉलो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो द लॉ फॉलोड टिल कैल्शियम ओनली। ठीक है, फटाफट इनके ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, ये सब मतलब कमियां ही होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है कमियां पूछने के लिए। दूसरा, अब इन्होंने कई जगह पर एक ही जगह पर दो एलिमेंट्स को सेट कर दिया था, मतलब एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स डाल दिए थे। ये भी एक ड्रॉबैक था। तो ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, ये भी एक ड्रॉबैक था। तीसरा ये था कि देयर वाज नो स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट। भाई इनका छोटा सा टेबल था, इतने सारे एलिमेंट्स आ रहे थे, डिस्कवर हो रहे थे, उनके जगह ही नहीं थी, तो नो स्पेस फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स। तो ये इनके 3 ड्रॉबैक्स हैं। कुछ बातें और ध्यान रख लीजिए कि जब न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था तो उस वक्त सिर्फ 56 एलिमेंट्स की ही डिस्कवरी हुई थी, और ये 56 एलिमेंट्स में उन्होंने थोरियम तक के एलिमेंट्स को अरेंज किया था, मतलब थोरियम तक के एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था। ये क्यों बताया है मैंने? इसलिए क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर नहीं भी हुए थे। भाई थोरियम 56 एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर बाद में भी हुए थे। ठीक है, जैसे अब नोबल गैस भाई है
ही नहीं, आर्गन नहीं है, हीलियम नहीं है, बाद में आए हैं। ठीक है, तो 56 एलिमेंट्स न्यूलैंड्स के टाइम पर थे और उन्होंने थोरियम तक के एलिमेंट्स को अपने क्लासिफिकेशन में अरेंज किया था। अगला क्लासिफिकेशन देते हैं मेंडलीव्स का। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है जिसको हम बुलाएंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि इसके पहले हमने जो दो पढ़े हैं डॉबरिनस ट्रायड्स और न्यूलैंड्स, वो दोनों क्लासिफिकेशंस थे। ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये है पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पहली बार इन्होंने पीरियोडिसिटी की बात की थी। कुछ नहीं है पीरियोडिसिटी, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। पीरियोडिसिटी का मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट को सीक्वेंस में अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टी हर छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद रिपीट होती है। भाई ये कोई नई बात तो नहीं थी। न्यूलैंड के में भी क्लासिफिकेशन में भी ये चीज़ हो रही थी, प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, तभी तो हम बोल रहे थे कि हर पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट बराबर था, मतलब प्रॉपर्टी सेम थी। तो बस उन्होंने क्योंकि ये पीरियोडिसिटी का नाम नहीं दिया था, लेकिन मेंडलीव ने उस अपने इस अरेंजमेंट को, इस सीक्वेंस को पीरियोडिसिटी का नाम दे दिया था, इसलिए इनका जो टेबल है वो पीरियोडिक टेबल कहलाया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विच वाज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, इट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगर फर्स्ट क्लासिफिकेशन बताएगा पूछेगा तब आप डॉबरिनस और न्यूलैंड्स का नाम लेंगे। ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अब ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेवोल्यूशनरी पीरियोडिक टेबल उन्होंने दिया था। यहाँ इनका पीरियोडिक टेबल इतना फेमस हुआ था कि बहुत सारी जो हमारा आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस पर काफ़ी हद तक बेस्ड है। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने केमिकल रिएक्शंस पर भी बात करी थी। उन्होंने रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवा के देखा था। अगर सेम तरीके का रिएक्शन कर रहा है तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया, थोड़ा डिफरेंट कर रहा है तो उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। इसलिए इस वजह से उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगी बिकॉज ज़रूरत नहीं है उसकी, वो एग्जाम में कभी बनाने के लिए आएगा तो है नहीं। बस आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो मेरिट्स की अगर हम बात करें, इनमें मेरिट्स भी पूछी जाएंगे। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो ये था कि इनका पहला ऐसा पीरियोडिक टेबल था जिसमें इन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए ऑलरेडी जगह छोड़ दी थी और उनके प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट कर लिया था। जो एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर ली थी। तो इट वाज वेरी वेरी न्यू टू पीपल। तो इसीलिए ये एक मेरिट है इनके पीरियोडिक टेबल का कि उन्होंने ही, आप ऐसे लिख सकते हैं, ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स जो कि बाद में डिस्कवर हुए थे। सेकंड, ही लेफ्ट स्पेस फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, उन्होंने नोबल गैसेस के लिए भी स्पेस छोड़ रखा था। नोबल गैसेस की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, बहुत बाद में हुई थी नोबल गैसेस की डिस्कवरी, और उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था। तीसरी चीज़ ये है कि ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूचर एलिमेंट्स। भाई जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई ही नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर ली थी इन्होंने। वैसे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा इन्होंने काम नहीं किया था, ये बहुत लॉजिकल चीज़ थी। मैं जब आप लोगों को डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगी और आपको लगेगा कि अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है, तो हम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो खैर ये चीज़ें थी। उसके बाद फिर क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दी थी, इसीलिए उन्होंने कैसे जगह छोड़ी थी ज़रा वो भी सुन लेते। वो क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है जिसकी जगह उन्होंने छोड़ी है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है जिसकी जगह उन्होंने छोड़ी है और इसके ऊपर कोई एक दूसरा एलिमेंट है, मान लीजिए कि एल्युमिनियम है। ठीक है, मान लीजिए कि एल्युमिनियम इसके ऊपर है, पूरा पीरियोडिक टेबल तैयार है। यहाँ पर एल्युमिनियम है, यहाँ पर सिलिकॉन है, उसके बाद फिर यहाँ पर मैग्नीशियम है। ठीक है, ये पूरा आपका टेबल तैयार है। बीच में ये जगह इन्होंने छोड़ दी है क्योंकि ये वाला एलिमेंट वो बोल रहे हैं कि अभी डिस्कवर नहीं हुआ है लेकिन कुछ समय बाद ये एलिमेंट डिस्कवर होगा। तो भाई इसमें कुछ ना कुछ तो उनको बताना पड़ेगा ना, नाम तो रखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम रख दिया एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो भी एलिमेंट
के लिए उन्होंने स्पेस छोड़ी थी, उसका प्रिसीडिंग एलिमेंट, उसके ऊपर वाले एलिमेंट के नाम के आगे एका, एका मतलब एक है, ये संस्कृत का वर्ड है, ठीक है, एका मतलब एक, ये वर्ड जोड़कर उन्होंने नाम रख दिया, तो इसका नाम उन्होंने एका एल्यूमिनियम रखा। बाद में यही एलिमेंट जब डिस्कवर हुआ तो इसका नाम गैलियम रखा गया था, जो आज की डेट में आप इसको इस नाम से बुलाते हैं। तो जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल अपना बनाया था तो उस केस में उन्होंने गैलियम की जगह, गैलियम डिस्कवरी नहीं हुई थी, बहुत बाद में हुई थी, लेकिन उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था इसकी प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा था कि एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे गैलियम को रखा जाएगा, ठीक है, और उन्होंने उसका नाम रख दिया था एका एल्यूमिनियम। ठीक इसी तरीके से आज की डेट में जो स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम, ये इसका नाम पहले एका बोरॉन रखा गया था, ठीक है, और आज की डेट में जो जर्मेनियम है उसका नाम पहले एका सिलिकॉन रखा गया था, ठीक है। तो मेंडलीव ने उनका नाम एका सिलिकॉन रखा गया था, बाद में जर्मेनियम। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं डीमेरिट्स। ऑलराइट, तो अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो 3 बहुत ही बेसिक से डीमेरिट्स हैं इसके, जो कि आप बस याद कर लीजिए। डीमेरिट्स, पहला ये है कि इनके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की डिस्कवरी उस टाइम हो चुकी थी, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी, मतलब डिबेटेबल थी। लोगों को हाइड्रोजन की पोजीशन में दिक्कत हो रही थी, वो बोलते कि यहाँ नहीं, यहाँ प्लेस करो। वो दिक्कत क्या थी वो मैं आपको जस्ट अभी इसके बाद बताऊँगी, 5 मिनट वेट करिए। तो यहाँ पर डीमेरिट्स में आप मेंडलीव के डीमेरिट्स में ये ज़रूर लिखेंगे कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not fixed, by position of hydrogen was not fixed। दूसरा, आइसोटोप्स, ऐसे ही लिखते हैं, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स was not fixed, ठीक है, आइसोटोप की पोजीशन नॉट फिक्स थी। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? आइसोटोप्स का मतलब ये होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मासेस अलग अलग है, ठीक है, एटॉमिक मासेस। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस पे बेस्ड था, भाई उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज किया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल आइसोटोप एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, पर उसका एटॉमिक मास यानी कि उसका मास होता है 12, 13 और 14। भाई 3 अलग अलग मास के पाए जाते हैं कार्बन, सिर्फ 12 का नहीं पाया जाता, 13, 14 का भी पाया जाता है। अब भैया जब इनको अरेंज, आइसोटोप्स की डिस्कवरी तो पहले नहीं हुई थी, इनके टाइम पर, मेंडलीव्स के टाइम पर आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मतलब उस वक्त लोगों को सिर्फ कार्बन 12 के बारे में ही पता था। 13, 14 बाद में आए, तो जब बाद में 13, 14 आए तो लोगों ने सोचा भैया अब इसको कहाँ एडजस्ट करोगे, उनका पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे है, तो इसका मतलब कि कार्बन को 3 जगह दी जाएगी, भाई एक 12 दो, फिर उसके बाद 13, उसके बाद 13 रखा जाएगा, उसके बाद 14 रखा जाएगा। तो ये चीज़ मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता तो बात अलग होती, लेकिन क्योंकि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे 3 अलग अलग मासेस, यानी कि कार्बन एक ही एलिमेंट 3 अलग अलग जैसे जगहों पे कैसे हो सकता है ना। तो जैसे ये तो वही बात होगी, अगर एक बच्चे को सिंगिंग भी आता है, डांसिंग भी आता है और मान लो कि स्केटिंग भी आता है, तो वो बच्चा किसी एक में ही तो पार्टिसिपेट कर पाएगा, तीनों में कैसे रह पाएगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई थी। आइसोटोप्स की पोजीशन वाज नॉट फिक्स्ड बाय मेंडलीव इन दिस पीरियोडिक टेबल। थर्ड क्या है कि उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस, बट कई जगह पर बहुत ही इरेगुलरिटीज़ देखी गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 51 है, 51 के बाद 52 आना चाहिए, लेकिन कई जगह पर प्रॉपर्टीज़ को मैच कराने के चक्कर में उन्होंने 52 को आगे 51 को पीछे लिख दिया था, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज़ इन एटॉमिक मासेस था, ये भी एक डीमेरिट था, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीसरा डीमेरिट हम ये लिख सकते हैं, इरेगुलरिटीज़ इन एटॉमिक मासेस, ठीक है। ये डीमेरिट्स हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जो है अगर आप देखोगे तो बहुत ही वेल डिफाइंड टेबल है, उसमें कुछ स्पेसेस भी छूटी गई हैं, जैसे कि हमने मेरिट्स में डिस्कस किया था। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया था उस वक्त 63 एलिमेंट्स मौजूद थे, 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स को एडजस्ट किया था।
उसके बाद उनके पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको उन्होंने नाम दिए थे ग्रुप्स, और उनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे, ठीक है। जो कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स बुलाया गया, तो कॉलम्स को क्या बुलाया गया, ग्रुप्स बुलाया गया, और जो रोज थे उनको क्या बुलाया गया, पीरियड्स बुलाया गया। तो उनके पास 7 पीरियड्स थे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है रोज को, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये पूछा जाता है हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी पीरियड्स वर देयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, विच इज़ द सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। So now let us talk about the modern periodic table. Alright, so modern periodic table was given by Henry Moseley. ये नहीं होगा, हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आपको लोगों को बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि पूछा जा सकता है, मतलब बनाने के लिए नहीं आएगा, बट आपको ग्रुप्स के नाम, पीरियड्स के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखने में, ठीक है। और इसके नीचे ये छोटे से लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स थोड़ा सा गंदा बनाया है, प्लीज़ डोंट माइंड। ऑलराइट, तो ये हमारा, ये मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि मेंडलीव में ग्रुप्स बनाए गए थे, कॉलम्स को ग्रुप्स बोला गया था और रोज को पीरियड्स बोला गया था, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 to 12 और 13 14 15 16 17 और ये 18, टोटल 18 ग्रुप्स थे यहाँ पर, ठीक है, और 7 पीरियड्स थे, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। तो 7 पीरियड्स कैसे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से पीरियड्स थे, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या क्या किस नाम से बुलाया जाता है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को, ठीक है, यहाँ आपका हाइड्रोजन बैठा है और यहाँ पर आपका हीलियम बैठा है। यहीं पर हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्यों नहीं फिक्स्ड मानी गई थी। तो भाई ये हो गए हमारे ग्रुप्स। जो आपका पहला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इनको हम बुलाते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स बुलाते हैं, क्योंकि ये मेटल्स, ये वही मेटल्स हैं जो कि एल्कलीज बनाते हैं। एल्कली मतलब ऐसे बेस जो कि वाटर सॉल्युबल होंगे। सारे बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। तो जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होंगे, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक। तो ये जितने भी आपके रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनके जो बेस बनेंगे, ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, सब एल्कलीज बुलाते हैं। ऑल वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज, एल्कली मेटल्स, ठीक है। और ये जो ग्रुप 2 है, इनको हम बुलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अर्थ मेटल्स इसलिए बुलाया क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट से निकाले जाते हैं, ठीक है, ये वाले मेटल्स जो हैं, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो मेटल्स हैं ये अर्थ के क्रस्ट से निकाले जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो आपके मेटल्स हैं, इनको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी के बारे में हम बात कर रहे थे कि मेंडलीव के टाइम पे नहीं हुई थी, बाद में हुई थी। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम हैलोजन्स कहते हैं। हैलोजन्स, हैलो मतलब सॉल्ट, ये मैं बता चुकी हूँ, और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। सॉल्ट प्रोड्यूसर्स कैसे, हैलोजन्स में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से मिलके ही तो सॉल्ट्स बनते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये जितने भी सॉल्ट्स बनते हैं वो इन्हीं हैलोजन से मिलके बनते हैं, इसलिए हम इनको हैलोजन्स बुलाते हैं। ग्रुप 17 इज कॉल्ड हैलोजन्स। उसके बाद आपने अगर पीरियोडिक टेबल कभी देखा होगा तो आप ये एक तरीके का जिगजैग लाइन आप देखते होंगे। दिस जिगजैग लाइन, दीज आर मेटलॉइड्स,
ठीक है, दीज आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है, दीज हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटलॉइड्स है जिनके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। मेटलॉइड्स और अलॉयज में डिफरेंस है। अलॉयज मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, बनाया जाता है। मेटलॉइड्स बनाया नहीं जाता, ये नेचुरली अकरिंग है, ये ऐसे ही पाए जाते हैं। इनमें मेटल्स है, कभी ये मेटल्स की तरह कभी ये नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ये हो गया मेटलॉइड्स। ये हो गए आपके लैंथेनाइड्स और ये हो गए आपके एक्टिनाइड्स। ठीक है, लैंथेनाइड्स आपके रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं और एक्टिनाइड्स आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये आपका पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो नाउ मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन की पोजीशन डिबेटेबल क्यों है, क्यों इतनी कंट्रोवर्सी है और हम मानते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। ज़रा उसको समझ लें। देखो, हाइड्रोजन जो है वो है एक नॉन मेटल, ठीक है, लेकिन इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स की तरह मिलती हैं। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो हमने यहाँ पर इसको नाम दिया है भाई एल्कली मेटल्स, ठीक है, और हमने हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होने के बाद हमने हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो भाई हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, उसको मेटल्स के ऊपर कैसे लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी गड़बड़। ठीक है, फिर हेनरी मोजले ने सफाई दी। क्या सफाई दी कि जिस तरीके से भाई हाइड्रोजन क्या करता है, H पॉजिटिव बनाता है और सोडियम भी H पॉजिटिव बनाता है, लिथियम H पॉजिटिव बनाता है, पोटेशियम H पॉजिटिव बनाता है, सब यहीं पर आते हैं कि नहीं। तो जैसे ये सब पॉजिटिव बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन भी पॉजिटिव बनाता है। जैसे ये सब क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनता है। आपने देखा होगा, बहुत स्टेबल है ये एसिड। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के हेनरी मोजले ने हाइड्रोजन को यहाँ रखा। पर लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो नॉन मेटल, ये सारा मेटल है, तो कैसे रख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ रखे, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ रखिए, हाइड्रोजन को यहाँ रखिए इन ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 17 में रखने का क्या रीज़न है, ग्रुप 17 में रखने का ये रीज़न बताया गया कि जिस तरीके से हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, भाई पहले शेल में 2 ही तो चाहिए, एक है एक और चाहिए। तो जैसे हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और लेकर वो H नेगेटिव, भाई H नेगेटिव भी होते हैं, हाइड्रोजन कैन बी +1 एंड -1 ऑल्सो। ठीक वैसे ही जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव और आयोडीन नेगेटिव पाए जाते हैं, क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक वैसे ही हाइड्रोजन को भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ऑल्सो ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसलिए आप उसको नॉन मेटल्स की जगह पर प्लेस करो। तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है हेनरी मोजले ने यहाँ पर रखी थी, लोग बताते हैं कि यहाँ पर रखी है, तो दैट इज़ वाई पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके आगे ज़रा हम लोग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें। ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, मैं नीचे से ये गायब कर दे रही हूँ बिकॉज हो सकता है कि हमें इनकी ज़रूरत पड़े। ठीक है, मैं नीचे से ये इतना पोर्शन जो है वो हटा दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको एक एलिमेंट दे दिया कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है मान लीजिए 12। ठीक है, एक एटॉमिक नंबर है जिसका एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक एलिमेंट X है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 12, टू विच पीरियड और विच ग्रुप विल इट बिलोंग एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर एक एलिमेंट X है और उसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 12 बता दिया, ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका 12 बता दिया, तो आप इस एटॉमिक नंबर से कैसे पता लगाएंगे कि कौन से ग्रुप में और कौन सा पीरियड में ये जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं इससे पहले कि ग्रुप्स जो है, ग्रुप क्या बताता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, ये कहीं पर लिख लें ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, और पीरियड क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। ध्यान से समझना,
सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो भी आपको एटॉमिक नंबर दिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो। जैसे कि 2,8,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो भाई पीरियड तो बताना बहुत आसान है, क्योंकि वो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, 3, तो यानी कि कौन से पीरियड में जाएगा, थर्ड पीरियड में जाएगा स्ट्रेट। ठीक है, कौन से पीरियड में जाएगा, थर्ड पीरियड में जाएगा। अब बताना है हमको ग्रुप। देखो ग्रुप कैसे पता चलता है, 2,8,2 होना चाहिए, 2,8,8 लिख दिया, करेक्ट कर लेना। 2,8,2 8 और 2 10, 2 12। ठीक है, थर्ड पीरियड में जाएगा, पीरियड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ग्रुप में अगर हम बात करें तो ग्रुप कैसे पता चलेगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप में जाता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकेंड ग्रुप में जाता है। तो यानी कि ये कौन से ग्रुप में जाएगा, सेकेंड ग्रुप में जाएगा। ध्यान से समझना, ठीक है, थर्ड पीरियड और सेकेंड ग्रुप, ये इसकी पोजीशन आ गई। कई बारी आपको ऐसा भी बोल देगा कि ग्रुप बता दिया या पीरियड बता दिया और उसकी वैलेंसी दे दी। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एलिमेंट है। इस तरीके से भी बता सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ आपको। ठीक है, ये तो एक हो गया। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक एलिमेंट है x जिसकी वैलेंसी है +3। ठीक है, और वो थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है। वैलेंसी कितनी है, +3, और थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर वो थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है, इसका मतलब उसके पास कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, 3 है। ठीक है, 3। अच्छा, तो पहले शेल में तो 2 होंगे, दूसरे शेल में 8 होंगे, ये तो श्योर है भाई। पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ होगा तभी तो वो तीसरे में पहुंचा होगा। तो पहला कंप्लीट मतलब कि 2, दूसरा कंप्लीट मतलब कि 8, और तीसरे वाले में पता लगाना है क्योंकि तीसरे में 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं ना। अच्छा, तीसरे वाला कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। उसकी वैलेंसी उन्होंने बताई +3 का मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तभी तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। उसके आउटर मोस्ट शेल में भाई 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता, +1 होता। 2 इलेक्ट्रॉन होता तो +2 होता। 3 इलेक्ट्रॉन है, इस +3 है, इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। पीरियड हमको पता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्रुप आइडेंटिफाई करो और एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो। ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है ये देखो। अब आप सोच रहे हो कि भाई आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तीसरे पीरियड में होगा, तीसरे ग्रुप में होगा। नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में। ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप में। लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब 13th ग्रुप में वो एलिमेंट चला जाएगा। क्यों 13th ग्रुप में गया, क्योंकि ज़रा ध्यान दो कि ये हमारा हो गया है देखो, अगर हम 13 ग्रुप की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, और यहाँ मैग्नीशियम होता है, यहाँ बोरॉन होता है, यहाँ एल्यूमिनियम होता है। तो भाई पहले ग्रुप में, और ये जो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ग्रुप में आप अपना पीरियोडिक टेबल भी देख लीजिए। यहाँ पे तो मैंने खिचड़ी पका दी है, आप अपना पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड, दिस इज़ सेकेंड पीरियड, और ये है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में देखो पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप नहीं है। डायरेक्ट कौन सा ग्रुप है, 13th। ये बीच में गैप है। जब ये बीच में गैप है तो थर्ड ग्रुप कहाँ से आएगा, जब है ही नहीं तो। इसीलिए हम फर्स्ट ग्रुप लिखेंगे, सेकंड ग्रुप लिखेंगे, और जैसे आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हम 13th ग्रुप मेंशन कर देंगे। तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 13th। पीरियड कौन सा हो जाएगा, थर्ड। और एलिमेंट कौन सा है, कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है भाई, एल्यूमिनियम। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया ना। टोटल एटॉमिक नंबर कितना आया इसका, 13 आया। 13 मतलब क्या, एल्यूमिनियम। दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट द पोजीशंस। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का 16 है, तो 16 का मतलब क्या हुआ, 2,8,6। पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही निकालना है, उसका दूसरा काम नंबर ऑफ शेल्स काउंट कर लो, मतलब कि थर्ड पीरियड। पीरियड में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता है, पीरियड आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ग्रुप अगर हम बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6th पीरियड तो होता नहीं, सिर्फ फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है, 6th पीरियड नहीं होता है। इसलिए कौन से ग्रुप में, ग्रुप की बात करें, 6th ग्रुप नहीं होता है, तो 16th ग्रुप में ये डायरेक्टली चला जाएगा। कौन से ग्रुप में चला जाएगा, 16th ग्रुप में। तो थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप, ये इसका
पोजीशन होगा। एलिमेंट अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा तो आपके सारे 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। ये 16 है यानी कि ये सल्फर है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोजीशन। लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेंड्स। ओके, तो अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, ठीक है, ट्रेंड्स का मतलब आपको ये देखना है कि कोई भी प्रॉपर्टी इस पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करेगी। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि हेनरी मोज़ले ने अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया था। ये पहला ऐसा पीरियोडिक टेबल है, ये पहला ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें कि एटॉमिक नंबर्स यूज़ किए गए हैं एटॉमिक मासेस ने। इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशंस और पीरियोडिक टेबल्स आए हैं उन सब में एटॉमिक मासेस यूज़ किया गया था। यहाँ पर एटॉमिक नंबर यूज़ किया जाएगा। अच्छा, अब ये एरो बताएगा डाउन द ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि ये पूरा आपका पीरियोडिक टेबल जैसे बना था वैसे इमेजिन कर लो। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो कोई भी प्रॉपर्टी जैसे साइज बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी या घटेगी, ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड्स। अक्रॉस द पीरियड, ये आपको ध्यान रखना है इसलिए क्योंकि आपको यही वर्ड यूज़ करना है। अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप, यही वर्ड्स यूज़ होते ही हैं। पहला जो हमारा ट्रेंड है वो है साइज, ठीक है, कि एलिमेंट्स का साइज ऊपर से नीचे आएंगे तो कैसा होगा और अगर अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो कैसा होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऊपर से नीचे आने का मतलब यहाँ पर पहला पीरियड होगा, दूसरा पीरियड होगा, तीसरा पीरियड होगा, चौथा पीरियड होगा, पांचवा पीरियड होगा, छठवां पीरियड होगा, सातवां पीरियड होगा, ऐसे तो होगा ना। और हमने पढ़ा है कि पीरियड क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल, यानी कि यहाँ पर एक शेल का एटम है, यहाँ शेल के एटम्स कितने हो गए, सॉरी एटम के शेल्स कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर 3 शेल्स हो गए, 4 शेल्स हो गए, 5 शेल्स हो गए। तो आप खुद ही इमेजिन करो, एक शेल का एटम, 5 शेल का एटम, साइज क्या होगा? बढ़ रहा है धीरे धीरे नीचे, जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यानी कि डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। ऐसे ही आप एक चार्ट इस तरीके से बना लेना ताकि देखते ही दिखाई समझ में आ जाए। तो साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आते वक्त साइज इंक्रीज करेगा पीरियोडिक टेबल में। मतलब क्या कि अगर हम लिथियम और सोडियम में कंपेयर करेंगे तो सोडियम आपका साइज में बड़ा है और लिथियम आपका साइज में छोटा है। अक्रॉस द पीरियड अगर हम बात करें तो अक्रॉस द पीरियड साइज जो है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि शेल तो सेम है और साइज जो है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है उसको ज़रा समझते हैं बहुत ध्यान से। देखो, साइज डिक्रीज करने को का समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है और उसके बगल में कौन आता है? मैग्नीशियम। अगर हम इन दोनों का साइज़ कंपेयर करें इस तरफ जाते वक्त तो सोडियम और मैग्नीशियम का साइज़ बढ़ेगा या घटेगा? देखते हैं। मान लीजिए कि ये सोडियम, भाई सोडियम का 2,8,1 होता है और मैग्नीशियम 2,8,2 होता है। इसमें भी 3 शेल्स हैं और इसमें भी 3 शेल्स हैं। इसका मतलब दोनों का साइज़ बराबर होना चाहिए, पर क्या बराबर है? नहीं। ये है सोडियम और ये है मैग्नीशियम। सोडियम का साइज 2,8,1 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नीशियम का 2,8,2। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये अगर न्यूक्लियस है तो पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल, यही तो साइज़ होगा इसका। ठीक, इसी तरीके से इसमें पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तीनों का साइज़ लगभग बराबर होना चाहिए, पर साइज़ में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों होता है? देखो, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है, ये बात सबको पता है। न्यूक्लियस जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पावरफुल होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में उतने ज़्यादा वो पावरफुल होगा न्यूक्लियस, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेगा अपने पास। ठीक है, अब सोडियम और मैग्नीशियम में अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर ही एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब क्या कि सोडियम के पास 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं, और मैग्नीशियम में 12 पॉजिटिव चार्जेस हैं। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 पॉजिटिव चार्जेस है। अब आप खुद सोचो कि किसका न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, जिसके वजह से इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पास आ जाएंगे इन कंपैरिजन टू सोडियम। अब मैग्नीशियम के बगल में आता है एल्यूमिनियम,
है ना, एल्यूमिनियम आता है 2,8,3। अब इसका साइज क्या होगा, और छोटा हो जाएगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस और ज़्यादा पावरफुल है, +3। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हम इसको क्या भाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का ही तो चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसीलिए साइज क्या करेगा, साइज डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा और साइज छोटा हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द रीज़न कि क्यों साइज छोटा होता है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अगर साइज का पूछेगा तो आप लिखोगे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। अब बात करते हैं ज़रा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की। देखो, किसी भी मेटल की मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे जज की जाती है, कोई मेटल की खास बात क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। कोई मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है यही बताएगा उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी। सोडियम बहुत अच्छा मेटल है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से दे देता है। ठीक है, वहीं एल्यूमिनियम इतना अच्छा नहीं मेटल माना जाता है, इतना अच्छा मतलब कि रिएक्टिव नहीं माना जाता क्योंकि इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं देता। कॉपर और कम रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन को देने में हिचकिचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब कि वो बहुत अच्छा मेटल है। अगर हम यहाँ पर बात करें, डाउन द ग्रुप की बात करें, ठीक है, ऊपर से नीचे आते वक्त साइज़ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब ज़रा मुझे ये बताइए, अपने आप ही लॉजिक लगाइए, मैं मान लो न्यूक्लियस हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं लिथियम हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं न्यूक्लियस हूँ, लिथियम का न्यूक्लियस हूँ मैं, और मेरे आसपास इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे, छोटा सा साइज़ है, मेरा न्यूक्लियस जस्ट मेरे बगल में है। यहाँ से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन मेरे जस्ट बगल में है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा क्या मेरी नज़रों के सामने से? नहीं, मुश्किल होगा ना। यहीं पर लास्ट में आता है सीजियम, ठीक है, लास्ट में होता है फ्रेंशियम आता है। फ्रेंशियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है इसीलिए हम उसको मेटल्स में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव है वो मेटल ही, पर रेडियो एक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन का लेना देना रेडियो एक्टिव्स में नहीं होता, वहाँ पे तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना थोड़ी होता है। तो इसलिए हम सीजियम को कंसिडर करते हैं। अगर हम सीजियम की बात करें तो भाई सीजियम में 6 शेल्स हैं। 6 शेल्स मतलब उसका न्यूक्लियस आँख बहुत दूर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उतने दूर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाना आसान है ना, कि बगल से निकल जाना आसान है। तो साइज़ छोटा मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान है। तो अब आप खुद लॉजिक लगाओ कि लिथियम ज़्यादा अच्छा मेटल होगा या सीजियम? ऑब्वियसली सीजियम, क्योंकि सीजियम का साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा सीजियम। ठीक है, तो सीजियम अच्छा मेटल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। नीचे के मेटल्स अच्छे हैं और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे वैसे वैसे आपके मेटालिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है। यही रीज़न है कि सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, और पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर लिखा जाता है, उसके बाद सोडियम लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम इज़ लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, साइज़ उसका छोटा है। सोडियम का साइज़ छोटा है, 3 ही शेल्स हैं उसके पास, पोटेशियम के पास 4 शेल्स है, साइज़ बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है। अगर हम यहाँ बात करें तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। क्यों? ज़रा ध्यान दो, पीरियोडिक टेबल अगर आप अपने सामने खोल के बैठेंगे तो जैसे जैसे हम यहाँ से उस तरफ जाते हैं वैसे वैसे मेटालिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती है और बीच में आ जाते हैं मेटल्स, मतलब कि धीरे धीरे मेटालिक प्रॉपर्टी के साथ साथ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी आ गई, मेटलॉइड्स आ जाते हैं ना यहाँ पर। जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते हो अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल में तो धीरे धीरे मेटल्स के बाद क्या आने लग जाते हैं? मेटलॉइड्स आने लग जाते हैं, मतलब मेटल के साथ साथ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी आने लगी। और आगे बढ़ोगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी पूरी गायब हो गई, सिर्फ नॉन मेटल बचे। ठीक है, ये क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उसी तरफ तो पाए जाते हैं, सारे नोबल गैसेस, सारे गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन सब उसी साइड पाए जाते हैं, सारे नॉन मेटल्स हैं। सो कहने का मतलब ये है कि इस साइड पीरियोडिक टेबल के इस साइड मेटल्स होते हैं और उस साइड नॉन मेटल्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप इधर से उधर जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, एक और ट्रेंड पूछा जाता है वो है वैलेंसी का। ठीक है, तो वैलेंसी नीचे जाते वक्त सेम रहती है।
ठीक है। वैलेंसी को बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं यूज़ किया जाता बिकॉज वैलेंसी कीप्स ऑन चेंजिंग, इसका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि यही ऑर्डर फॉलो होगा, लेकिन फिर भी 10th के लेवल में आप ये मान के चल सकते हैं कि वैलेंसी ऊपर से नीचे जाते वक्त सेम रहती है। जैसे ये ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी +1 होगी, +2 होगी, +3 होगी, ठीक है, +4 होगी, इस तरीके से। लेकिन जब आप इधर से उधर जाते हैं तो +1 से पहले +-4 तक और उसके बाद दोबारा -1, उसके बाद फिर 0 तक जाती है। 0 किसकी है? नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +-4 होगा, कार्बन +-4, उसके बाद फिर अब धीरे धीरे घटना शुरू होगी, +-4 के बाद -3, फिर -2, फिर -1, उसके बाद फिर 0। ये है ट्रेंड आपका वैलेंसी का अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे तो आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है, अभी तक जितना भी आपने केमिस्ट्री क्लास 10th में पढ़ा है उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है। सो यहाँ पे मैं अपना वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 5 और लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप सिर्फ ये वीडियो देख के आप एग्ज़ाम में बैठ जाइए, बिकॉज सैम्पल पेपर्स लगाना, क्वेश्चंस के टाइप देखना, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा और आपकी तैयारी थोड़ी सी और अच्छी कर देगा, आसान कर देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो कम्स आउट टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स जो मुझसे ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब किसी भी तरीके से मुझसे पढ़े हैं और 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उन लोगों के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी बेस्ट विशेज़, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत अच्छे से आप लोग पेपर दें और बहुत अच्छे नंबर्स से पास हों। Thank you so much for watching this video. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel because I come up with videos of class 9, 10th and 11th chemistry. And if you are already a subscriber, then thank you so much for being such a great supporter. And if you have any doubt regarding this chapter or any other chapter in your science subject, then please write it in the comment section. Also do mention in the comment section how did you like this video and how helpful this video was for you. Thank you so much and all the best for your exams.